हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम बात करेंगे 6 अगस्त 2023 यानी कि संडे की हिंदू एनालिसिस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आज की आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्टिकल क्लाउडेड लेपर्ड, इसके बारे में जानेंगे किस तरीके से जो है क्लाउडेड लेपर्ड जो है मानस नेशनल पार्क और कांजीरंगा नेशनल पार्क में दिखे गए हैं और उनके कुछ डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा है चंद्रयान 3 इन लूनर ऑर्बिट। जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, वो अब लूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेंगे। साहित्य एकेडमी टू पब्लिश पोएम फ्रॉम G20 नेशंस। अब साहित्य एकेडमी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, जिसने क्या किया है, जो पोएम्स वगैरह है अलग अलग G20 के जो नेशन है उनसे पोएम जो है कि लाइन्स वगैरह जो है कंपाइल किया और उसको पब्लिश करने की बात की जा रही है। अगले महीने में इसको देख लेंगे। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है ऑर्गन शॉर्टेज कंटिन्यू टू कॉस्ट ऑफ लिव। क्या बताया जा रहा है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है जिसके लिए ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, जो जैसे कि जो मुर्दे लोग होते हैं उनकी कहीं ना कहीं ऑर्गन की जरूरत होती है, तो उसमें किस तरह से कमी आ रही है और रिक्वायरमेंट किस तरह से बढ़ रही है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल है इन टीवी डिटेक्शन स्मीयर माइक्रोस्कोप शेयर स्टिल होल्ड अवे। क्या बताया जा रहा है, टीवी डिटेक्शन यानी कि टीवी को किस तरह से डिटेक्शन किया जाएगा, जिससे कि जो इंडिया ने जो प्लेज लिया है कि 2025 तक वो टीवी को पूरी तरह से एलिमिनेट करेगा, उसमें जो आपके माइक्रोस्कोपिक स्मीयर माइक्रोस्कोपिक और का किस तरह से रोल है और किस तरह से ये कम हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोग इसके जो कंसिक्वेंसी है उसके बारे में यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगला जो आर्टिकल है स्टडी फाइंड्स अ हाइब्रिड ओरिजिन फॉर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। किस तरीके से तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है एक जगह से दूसरी जगह फैला है, उसके बारे में यहाँ जो है डिस्कस कर लेंगे। ये आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है वो आपके GS3 के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल क्लाउडेड लेपर्ड प्ले हाइड एंड सीक इन वुड। क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे दो साइंटिस्ट जो है वाइल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये पाया है कि जो क्लाउडेड लेपर्ड है वेस्टर्न असम मानस नेशनल रिजर्व और टाइगर रिजर्व में, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो ये जो आपके क्लाउडेड लेपर्ड है ये हाइड एंड सीक खेलते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है क्लाउडेड लेपर्ड की, ये कौन सी चीज की बात की जा रही है, मैनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड। क्योंकि क्लाउडेड लेपर्ड जो है दो तरह से पाए जाते हैं, एक तो मैन आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मैनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड, और दूसरा है आपका पेनिनसुलर जो सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड। अगर हम मैनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड की बात करें, कहाँ फैला हुआ है, आपकी पेनिनसुलर मलेशिया नेपाल से लेके पेनिनसुलर मलेशिया तक फैला हुआ है। और सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड की बात करें, ये आपके कहाँ पे बोर्नियो और सुमात्रा जैसे एरिया में फैला हुआ है। ये जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं ये क्या है, कार्निवोरस एनिमल होते हैं। ठीक है। इनके जो जाओस होते हैं, इनकी एक स्पेशल चीजें होती है कि जो जाओस होते हैं उनकी जाओस जो होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, यानी कि जो केनाइन जो दांत होते हैं उनके, वो क्या होती है, ज्यादा हैवी माने जाते हैं उनके, किससे, उनके जो स्कल्स उनसे। जो बताया गया है यहाँ पे, mainland clouded leopard is often likened ice age savorite tooth because it has largest canine in proportion of skull size। यानी कि जो उसकी स्कल साइज के प्रोपोर्शन से कैनाइन जो होती है, जो उनके कैनाइन जो दांत होती है उसकी जो लेंथ होती है वो लार्जेस्ट होती है। ठीक है, सभी कैट स्पीसीज के मुकाबले। और साथ ही साथ ये अपनी जो एंकल्स वगैरह है उसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, हेड डाउन जो डाउन हेड की क्लिम्बिंग जो है वो अच्छी तरह से पेड़ों पर कर पाते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसको क्लाउडेड लेपर्ड को बेसिकली निंजा ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में माहिर होती है, इसीलिए इसको हम लोग निंजा ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि निंजा ऑफ क्लाउड फॉरेस्ट जो है किसको कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं मैनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड। दो कैटेगरी है, मैनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड और दूसरा है आपका सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड की। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें मैनलैंड क्लाउड लेपर्ड की, तो ये वल्नरेबल है और इंटरनेशनल IUCN की कैटेगरी में क्या है, ये वल्नरेबल है। ठीक है। और रेड लिस्ट में इसको कंसीडर हाई रिस्क माना गया है, क्योंकि एक्सटिंक्शन जो है वो ज्यादातर इनकी होती जा रही है ड्यू टू डिफोरेस्टेशन एंड पोचिंग की वजह से। पोचिंग और डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई की वजह से, और साथ ही साथ पोचिंग यानी कि जो बाहरी हमले हो जाते हैं इनके ऊपर, जो लोग जो आके इनको किल करते हैं वो सारी पोचिंग के अंडर में आ जाते हैं, तो उसके वजह से क्या हो रही है, इनकी हाई रिस्क बन रही है एक्सटिंक्शन की।
अगर हम इसके नॉलेज की बात करें अलग इसके हट के, तो एनिमल की इकोलॉजिकल और पॉपुलेशन स्टेटस कहीं ना कहीं अभी लिमिटेड है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके पॉपुलेशन की डेंसिटी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, हैबिटेट यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और स्पेशियल और टेम्परल इकोलॉजिकल जो कंडीशन है मानस नेशनल पार्क की जो 500 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि एक हेरिटेज साइट है, उसको कहीं ना कहीं देखना यहाँ पे बनता है, क्योंकि इनके लिए हमें जो ये एक्सटिंक्ट हो रही है इनको कहीं ना कहीं रोकना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है चंद्रयान 3 के ऊपर। चंद्रयान 3 इन लूनर ऑर्बिट। क्या बताया जा रहा है, जो चंद्रयान 3 है वो अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ के, देखिए अर्थ की ऑर्बिट को इस तरह से रोटेट करते हैं। अब इसने इस तरह से रोटेट करके ये ऑर्बिट छोड़ के अब क्या हो गया, वो चांद की ऑर्बिट पे पहुंच चुका है, यानी कि अब वो इस तरह से रोटेट करके वो क्या करेगा, चांद पे लैंड कर लेगा। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है अगर सब कुछ ठीक रही तो कहीं ना कि अगस्त 13 तक क्या करेगा, ये चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली लैंड कर जाएगा आपके कहां पे, लूनर ऑर्बिट में। ठीक है, इस चीज को बताया जा रहा है। और जो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है रिडक्शन ऑफ ऑर्बिट शेड्यूल्ड अगस्त 6 यानी कि आज के दिन रखा गया है अराउंड 11 PM में, जो इसरो इस चीज को कह रही है। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है इसमें क्या क्या चीज है, इसके चंद्रयान 3 में अगर जानना है तो आपको क्या क्या चीज इसमें जरूरी है, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड है आप कह सकते हो। ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, वन लाइनर के क्वेश्चन में बनता है। साथ ही इसमें 3 पार्ट है। सबसे पहला है आपके एक लैंडर मॉड्यूलर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूलर और एक लास्ट है रोवर। ठीक है, ये 3 चीज है जिसके वजह से वो क्या करेगा, लैंड करेगा कहां पे, आपके मून की सरफेस पे। और वहां पे सरफेस पे कब लैंड करने की बात की गई है, 5:47 PM ऑन अगस्त 23 को टच डाउन करने की बात की गई है। लैंडर यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड किया गया है कि लैंडर यहाँ पे टच करेगा कब, अगस्त 23 को। ठीक है, अगस्त 4 की बात की जाए, ऑन अगस्त 4 द स्पेस एजेंसी ने क्या कहा, इंडिया की ये 3rd मून मिशन है, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने 2 लॉन्च कर रखे हैं जिसमें चंद्रयान 2 जो है वो असफल रहा था, चंद्रयान 1 जो किया था वो कहीं ना कहीं सफल रहा है। ठीक है, और जो चंद्रयान 2 है वो 2019 में क्या हो गया, फेल हो गया, जिसकी वजह से अगर हम बात की जाए 3 ही कंट्री ऐसी है जो अभी तक सक्सेसफुली लैंड कर चुकी है किस पे, मून पे। उस पर कौन कौन सी आती है, आपके यूएस, रसिया और चाइना। ऑब्वियसली बात है ये तीनों ही मोस्टली होती हैं। अब स्पेस एजेंसी का कहना है ये तीसरी बार है अगर इसरो इसको सक्सेसफुली कहीं ना कहीं लूनर ऑर्बिट में अपने स्पेस क्राफ्ट को लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य एकेडमी टू पब्लिश पोएम फ्रॉम G20 नेशन। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जो साहित्य एकेडमी है वो कहीं ना कहीं एंथोलॉजी ऑफ पोएम को कंट्रीब्यूट कर रही है हर एक G20 नेशन से और उन ग्रुपिंग से, और इसको क्या करेगी वो, अगर बात की जाए साहित्य एकेडमी की, वो यूनियन कल्चर मिनिस्टर के अंडर में आता है ये। और इसकी जो टाइटल दी गई है वो क्या दी गई है, अंडर दी सेम स्कीम, यानी कि हर एक कंट्री से एक एक पोएम की जो चीजें हैं, एंट्रीज वगैरह है, तो G20 नेशन से उसने रिक्वेस्ट किया है कि आप हर एक कंट्री से कि 1 से लेकर 5 एंट्री जो है गवर्नमेंट जो है वो दे, और उसको क्या करेगी, वो कंपाइल करेगी, और कंपाइल करने के बाद एक फॉर्मल बुक के रूप में उसको पब्लिश करेगी, साहित्य एकेडमी पब्लिश करेगी। और उसको पब्लिश करने की बात की जा रही है नेक्स्ट मंथ दिल्ली की जो सबमिट होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं पब्लिश करने वाली है, क्योंकि इस साल जो G20 का प्रेसिडेंटशिप है वो किसके हाथ में, इंडिया के हाथ में। तो इस वजह से उसको पब्लिश करने की बात की जा रही है कि किस तरह से पोएम जो है अलग अलग नेशन से लिया जाए और उसको कंपाइल किया जाए और उसको फिर प्रमोट किया जाए। अगर हम साहित्य एकेडमी की बात की जाए, ये कल्चरली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कल्चर चीजों को इंपॉर्टेंस देता है, इसको डेवलपमेंट करने के लिए कल्चरली इंस्टीट्यूशन को, कल्चरल चीजों को क्या करता है, बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापना की गई है। और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स के अंदर में आता है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया की लैंग्वेज को प्रमोट करता है और साथ ही साथ इंडिया की कल्चरल यूनिट को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। और इसकी अगर बात की जाए, स्टेब्लिश की बात की जाए, 1954 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, कहां पे, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन शॉर्टेज कंटिन्यू टू कॉस्ट लिविंग, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बताया जा रहा है, 3 लाख पेशेंट्स वेटेड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन कंट्री। 3 लाख जो पेशेंट्स है अभी भी वेट कर रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। ठीक है, कंट्री में। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डोनर हैज नॉट केप्ट पेस विद डिमांड, यानी कि जो डिमांड है उस हिसाब से कहीं ना कहीं हमें जो ऑर्गन डोनर है वो नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एक्सपर्ट का ये कहना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो शव वगैरह होते हैं, कैडेवर डोनेशन रेट, उसको कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, इंप्रूवमेंट की जरूरत है और अवेयरनेस की जरूरत है, जिससे
आयुषी डॉक्टर वगैरह या फैमिलीज वगैरह की, उनमें जिनमें लाइफ वगैरह चली जाती है, उनको कहीं ना कहीं अवेयर करने की जरूरत है लोगों को, जिससे कि वो जो लाइफ वगैरह चली जाती है उनको डोनर करने की आगे बढ़े और आके कदम उठाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। तो इस आर्टिकल को समझना जरूरी है। देखिए, अगर आप देख सकते हैं 2013 में कहीं ना कहीं 5000 लोग जो है डोनर के लिए आते थे, लेकिन अभी जो है बढ़ के 2022 में 15,000 से ऊपर जो है लगभग लोग जो है निकल के आ रहे। वही चीज अगर देखा जाए कमी देखने में मिल रही है कब, 2020 में, क्योंकि कोविड-19 का टाइम था, उस टाइम पे डोनेशन जो है इतना नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, अगर बात की जाए वेटिंग लिस्ट की, ओवर 3 लाख पेशेंट जो है और कम से कम 20% डे में डाइंग ईच डे वेटिंग फॉर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। क्या बताया जाए, 20 लोग एक दिन में मर जाते क्योंकि उनको ऑर्गन ही नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो पॉसिबिलिटी है ऑर्गन डोनेशन की, कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। ठीक है, अगर हम स्पेशली बात करें कैडवर डोनेशन की, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। मतलब जो शव वगैरह जो निकलते हैं, जो लाश वगैरह निकलती है, उनसे डोनेशन की उम्मीद रहती है, लेकिन वो उनकी संख्या भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी होने का रीजन क्या है कि फैमिली को अगर आप अवेयर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे वो इस चीज की आएगी। तो यहाँ पे अवेयर करने की जरूरत है फैमिली को कि ऑर्गन देने से क्या बेनिफिट होता है। अभी आप पढ़ेंगे कि ऑर्गन देने से एक ऑर्गन देने से कितने लोगों की जान बचती है, एक लंग्स देने के कितने लोगों की जान बचती है, इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए क्या बताया जा रहा है, ह्यूमन हेल्थ मिनिस्टर के डाटा के अनुसार ये क्या दिखाता है कि जो डोनर है, नंबर ऑफ डोनर है, वो कहीं ना कहीं बढ़े हैं 6,916 से 2014 में जो थे वो अभी 16,041, यानी कि आप देख सकते हैं 6,000 तक लगभग यहाँ पे थे, यानी 5,000 के लगभग, और यहाँ पे 2022 में कितना बढ़ चुका है। ठीक है, तो इस चीज की बात कर रहे हैं। और इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूरत है 65 डोनेशन पर मिलियन पॉपुलेशन, एंड फॉर दिस हैपन पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर एंड स्टेप अप, जिससे कि पब्लिक सेक्टर जो हेल्थ केयर है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल सके। कंट्री को लगभग अगर बात की जाए 600 मेडिकल कॉलेज है और 200 एम्स है, अगर उसमें से एक भी डोनेशन जो है हर एक साल में आए तो कहीं ना कहीं इंडिया बेटर पोजीशन पे पहुंच सकती है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए केवल 10% पेशेंट्स को ही क्या होती है, जरूरत पड़ती है ऑर्गन की। अगर वहीं स्पेन और यूएस की बात करें, वो कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन पे है डोनेशन सिस्टम में, क्योंकि वहां पे 30 से 50 डोनेशन पर मिलियन है। ठीक है, जो नीड है, जो आपकी गोल्डन टाइम कहा जाता है, उसमें जो नीड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बन के आ रही है, क्योंकि उस टाइम पे जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, द नीड ऑफ आवर टू ट्रेन ट्रॉमा एंड आईसीयू डॉक्टर टू हेल्प पेशेंट फैमिलीज टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेशन। क्या बताया जा रहा है, जो यहाँ पे क्या जरूरत है, ट्रॉमा की जरूरत है, ट्रेन करने की जरूरत है आईसीयू डॉक्टर को, ताकि वो फैमिली को क्या कर सके, कन्विंस कर सके कि वो आगे आए और अपने जो ऑर्गन है वो डोनेट करे। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो लिविंग डोनर कंपैरिजन है वो 85% है सभी डोनर के मुकाबले। ठीक है, अगर यहाँ इंडिया की बात करें, क्या बताया जा रहा है, डाटा अगर बात की जाए 2022 की क्या दिखाता है, इंडिया कहीं ना कहीं पुअर रिकॉर्ड है, जो कि कैडवर डोनेशन, यानी कि जो शव वगैरह की डोनेशन है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अभी भी पुअर कंडीशन में है, क्योंकि शव वगैरह को लोग क्या करते हैं, या दफना देते हैं या फिर लेके क्रिमिनेशन ग्राउंड में चला देते हैं। ठीक है, लेकिन वहां से क्या हो सकता है, अगर आप गोल्डन टाइम पे ही उनका डोनेशन कर दे तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जो है जान बच सकती है, यानी कुछ क्या मोस्टली लोगों की जान जो है बच सकती है। अगर यहाँ पे बताया गया है कि 1589 जो किडनी है, 1589 किडनी जो है कंट्री रजिस्टर किए गए, जिसमें 761 लीवर एंड 250 हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो कहीं ना कहीं कहां से, जो भी डिसीज लोग होते हैं जो मर चुके हैं उनकी कैटेगरी से एक साल में आती है। अगर हम किडनी और पेनक्रीज ट्रांसप्लांट की बात करें, वो कहीं ना कहीं बढ़ी है 2014 से लेके अब तक में। ठीक है, जो कि पहले 3 थी किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी और पेनक्रीज की, और 22 हो चुकी है 2022 में। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कमी है। अगर हम बात करें इसके अलावा भी, जो लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है 4,884 जो 2014 में थी, 9,834 जो है, यानी कि 9,834 जो है 2022 में हो चुकी है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे भी, इसमें भी बढ़ते हुए नजर आया, 1,002 जो पहले थी अब वो 2,957 जो है बढ़ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या कहना है, एक पर्सन अगर इज एडेड टू वेट लिस्ट एवरी 10 मिनट कंट्री, यानी कि अगर एक पर्सन ऐड होता है वेट लिस्ट में तो हर 10 मिनट में कहीं ना कहीं ऐड होते चलता है। ठीक है, यहाँ पे अनाउंस करें
जो मिनिस्ट्री है उन्होंने अलग अलग स्टेप्स जो है लिए हैं जिससे कि ऑर्गन को प्रमोशन किया जाए। क्या ये सफिशिएंट है? या अभी भी सफिशिएंट नहीं है। देखिए क्या बताया कि इंक्लूडिंग डूइंग अवे डोमिसाइल रूल्स, ये लाया गया। रिमूवल ऑफ एज बार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट्स, रिमूवल ऑफ फीस रजिस्ट्रेशन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ईजिंग रूल ऑफ विड्रॉल ऑफ सपोर्टिंग यानी कि पैसिव यूथनेशिया को सपोर्ट किया है, फैसिलिटेट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को, और साथ ही साथ गिविंग स्पेशल लीव एम्प्लॉयमेंट ऑर्गन डोनर, जो भी स्पेशल लीव दिया जाएगा जो भी ऑर्गन को डोनर करेगा। ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजों को बताया जा रहा है। अगर हम एनुअल नीड की बात करें, कहीं ना कहीं 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है, हाईलाइट करती है, जो कि ज्यादा ही जरूरत होती है इस सिचुएशन के हिसाब से। अगर हम एक मेयर 10,000 ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, परफॉर्म हर साल जो है 10,000 ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, और ये कहीं ना कहीं गैप नजर आती है। ठीक है, और हम सिर्फ 10,000 करते हैं जबकि हमें रिक्वायरमेंट कितना है 2 लाख की। ठीक है, तो ये सारी चीजों को बताया जा रहा है। अगर हम बात करें वहीं पे डिमांड और सप्लाई की, किस चीज की डिमांड और सप्लाई की, जो गैप है डिमांड और सप्लाई की, उसकी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टाफ को नॉलेज की कमी है, आईसीयू को नॉलेज की कमी है, आईसीयू स्टाफ को नॉलेज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, जिससे कि वो इस गैप को क्लोज नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन किसका चाहिए? आपको पार्टिसिपेशन जो है प्राइवेट प्लेयर का कहीं ना कहीं यहाँ जरूरत पड़ती है, मेडिकल स्टाफ वगैरह की यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, इनके बीच में अवेयरनेस को ला सकते हो। ठीक है, अगर बात की जाए, एक शव जो है कैडवर जो है सेव कर सकता है 8 लाइफ्स को, यानी कि 8 जीवन को। एक जो है जो मरा हुआ व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है। अगर 2 किडनी डोनेट करे, कोई 2 किडनी अगर डोनेट करता है, 3 to 2 पेशेंट्स डायलिसिस सिस्टम, यानी कि जो पेशेंट डायलिसिस ट्रीटमेंट में है उसको कहीं ना कहीं 2 पेशेंट्स को क्या मिल सकता है, फ्री डायलिसिस ट्रीटमेंट जो है मिल सकता है। अगर एक लीवर डोनेट करता है तो वो 2 पेशेंट्स को वेटिंग लिस्ट पे रख सकता है। ठीक है, अगर वहीं 2 डोनेटर जो लंग्स है, अगर लंग्स को डोनेट करता है, जो दूसरे 2 को सेकंड चांस मिल सकता है कि वो अपनी लाइफ को जी सके। ठीक है, अगर हम बात करें एक टिश्यू जो है अगर डोनेट करते हैं, समवन हु कैन डोनेट बोन्स, जैसे कि टेंडन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, इसमें कम से कम 75 लोगों को क्या कह सकते हैं, यानी कि 75 लोगों को सेव किया जा सकता है। कहीं ना कहीं आज इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, और ये डॉक्टर और फैमिली के बीच में कहीं ना कहीं ज्यादा फैलाने की जरूरत है, जिससे कि जो है जो इनकी पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो। यहीं पे अगर बहुत सारे स्टेट्स की बात की जाए, यहाँ पार्टिसिपेशन काफी अच्छा रहा है। जैसे अगर लार्जेस्ट नंबर की डिक्रीज ऑर्गन की बात करें जो कम हुए हैं, वहां पे अगर देखा जाए तो तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें कहीं ना कहीं डिसीज ऑर्गन डोनर जो है वो कहीं ना कहीं लार्ज नंबर हुए हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात की जाए, जो लिविंग डोनर की बात की जाए, तो लिविंग डोनर में दिल्ली, एनसीआर, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की यहाँ पे बात की गई है। लिविंग ऑर्गन मतलब कि आप एक आदमी मरा हुआ है और फिर उसको डोनर कर रहा है, एक आदमी जस्ट मरा और उसकी जो है ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इसको लिविंग ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द टीबी डिटेक्शन स्मीयर माइक्रोस्कोपिक स्टिल होल्ड अवे, क्या बताया जा रहा है? जो डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 क्या कहती है कि लगभग ओवर 40% पीपल जो है जो पूरी वर्ल्ड में, वो जो 2021 की डाटा के हिसाब से, कि वो डायग्नोसिस नहीं ले पा रहे टीबी के। ठीक है, पूरी तरह से। अगर इंडिया पे वहीं पे बात की जाए तो जो बड़े नंबर में जो लोग हैं वो टीबी को अभी तरह से भी जो पीरियड कंडीशन में ही उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाते। ठीक है, इस चीज के बारे में बताया गया है। अब देखिए, अगर यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से पूरी चले तो क्या बताया, 40% यानी कि 10.6 मिलियन पीपल जो है ग्लोबली हु डेवलप टीबी इन 2021 नॉट डायग्नोसिस, यानी कि डायग्नोसिस हो ही नहीं रहे, जो मैंने ऊपर आपको बताया। अगर यहाँ पे इंडिया के अलावा बात की जाए, इंडोनेशिया की, फिलीपींस की, इन सबको मिला के 67% की ड्रॉप देखी गई है इनके डायग्नोसिस में, यानी कि जो पहले डायग्नोसिस जिस हिसाब से किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। अगर कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें, इसने कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फॉल किया है, स्टीप फॉल किया है डायग्नोसिस में 2021-22 में, 20-21 में। अगर हम वहीं इंडिया की बात करें, जो गैप है एस्टिमेट नंबर ऑफ पीपल की, जो जिनके अंदर टीबी डेवलप हो रहा है या जो न्यूली डायग्नोस्टिस केस है, वो कहीं ना कहीं पेंडेमिक के हिसाब से बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। अगर हम नेशनल टीबी प्रिविलेंस सर्वे की बात करें इंडिया में, जो 19-21 की रिपोर्ट कहती है कि 64% जो लोग हैं वो डायग्नोसिस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, टेस्टेड फॉर टीबी डिड नॉट गेट टेस्टेड फॉर टीबी, टीबी को टेस्ट ही नहीं करते हैं।
ठीक है। और ये कहीं ना कहीं वेरी करता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह, जैसे 46% वेरी करता है केरल में, 88% करता है हरियाणा में। यानी कि हरियाणा में सपोज कीजिए इतने लोग जो है टीबी के लिए टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। अगर वही कंडीशन कहीं ना कहीं बहुत बुरा होते चल रहा है इसकी वजह से, और अगर इसके हिसाब से माना जाए जो टेस्टिंग मशीन है वो कौन कौन सी है, अगर बात की जाए स्पुटन स्मीयर माइक्रोस्कोप जिसमें 50% सेंसिटिव है, यूज किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कहां पे, आपके इंडिया में, ठीक है। जो अभी तक देखा जाता है ह्यूज नंबर ऑफ मिस्ड टीबी केसेस, यानी कि इसमें जो है जो इसका यूज कर रहे हैं फिर भी इसने ह्यूज नंबर ऑफ लोगों को क्या किया है, छोड़ा है, ठीक है। उसके अलावा लोअर सेंसिटिव स्मीयर माइक्रोस्कोप कॉपी इल इक्विप्ड ऑफ डायग्नोसिस रेफामिन रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो रेफामिन जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, आपके जेनेटिक डिसऑर्डर को दिखाता है, जो आपकी जेनेटिक की प्रोजेनी को दिखाता है वो डिसऑर्डर को देख सकता है। आप इसको गूगल पे सर्च करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए मॉलिक्यूलर टेस्ट की, दूसरी जो टेस्ट है मॉलिक्यूलर टेस्ट नॉट ओनली मोर सेंसिटिव देन स्मीयर माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है वो काफी अच्छा माना जाता है, और ये आइडेंटिफाई करता है रिफाम्पिसिन को रेजिस्टेंस को भी बाहर तरफ से। अगर इंडिया की ओवरली बात की जाए, हम लोग डिपेंड किस पे, स्मीयर माइक्रोस्कोप पे, जो शुरुआती से हमारे यहाँ पे डिटेक्शन किया जा रहा था। अगर हम बात की जाए 2015 से दोनों ही मॉनिटरिंग मिशन जो है रिपोर्ट जो है क्या बताई जा रही है, क्रिटिसाइज कर रही है कि टीबी प्रोग्राम जो है वो कहीं ना कहीं रिलाई हो रही है पूरी तरह से स्मीयर माइक्रोस्कोपिक पे, और स्लो टेकअप इन न्यू मॉलिक्यूलर टेस्ट, और जो न्यू मॉलिक्यूलर टेस्ट है वो उसमें क्या आ रही है, कमी आती जा रही है, यानी कि उसकी टेस्टिंग में कमी आ रही है। अगर रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट मशीन की बात की जाए उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है 40, जो 2014 में था अब कहीं ना कहीं 5090 जो है वो 2022 में बढ़ चुका है, ठीक है। अगर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन 2017 और 2025 की बात करें रिपोर्ट के हिसाब से, तो नंबर ऑफ प्री एज्यूम्ड टीबी जो पेशेंट्स है वो कहीं ना कहीं स्मीयर माइक्रोस्कोप के हिसाब से रिड्यूस हो जाएंगे 9.1 मिलियन 2015 में, और जो कि 2022 में कितना हुआ है 5.8 मिलियन, यानी कि आप अगर माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग करते हैं तो उसमें ये कमी नजर आ रहा है, जबकि जो मॉलिक्यूलर टेस्ट में उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। 40,000 किसमें था आपके 2015 में, और 13.4 मिलियन जो हो गया वो 2022 में। कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, जो स्मीयर माइक्रोस्कोप है वो कहीं ना कहीं स्टेडली रिड्यूस कर रही है, जबकि जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है वो कहीं ना कहीं सभी टेस्टों को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए उसकी टेस्टिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज को यहाँ बताया जा रहा है। अगर बात की जाए लास्ट ईयर 77% जो है प्री एज्यूम्टिव टीबी केसेस को एग्जामिन किया गया, किससे, स्मीयर माइक्रोस्कोप से, और जस्ट 23% जो है आपकी मॉलिक्यूलर टेस्ट से। तो देखिए अभी भी बिल्कुल गैप जो है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी डाटा जो है आपको दे रखा है, इतना डाटा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम शुरुआती टीबी पेशेंट्स की अगर डायग्नोसिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इनके सिम्टम्स को जैसे कफ वगैरह को पहचान सकते हैं, और इनको जो ट्रीटमेंट है वो सही टाइम पे कर सकते हैं। लगभग अगर बात की जाए 43% टीबी केसेस जो है सर्वे जो है वो मिस हो जाते हैं, किस वजह से, क्योंकि हम लोग एक्सरे ही नहीं करवाते हैं, तो इस वजह से। अगर हम सब क्लिनिकल टीबी पेशेंट्स को अगर इसके सिम्टम्स के हिसाब से आइडेंटिफाई कर ले तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की यहाँ क्या हो सकती है, जान बच सकती है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड किया गया है, और भी बहुत सारी चीजें जो है हम लोग किस तरह से जो अपने टीबी एलिमिनेशन गोल को आगे बढ़ा रहे हैं उस चीज के बारे में बताया है। तो क्या इसको, और जो RNTCP का नाम जो है चेंज करके नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है रखा गया है, जिससे कि हम लोग एलिमिनेशन प्लान को और अच्छी तरह से बेटर बना सके, जिसमें हम लोगों ने जो वो लिया है, प्लेज लिया है कि हम लोग 2025 तक क्या करेंगे, टीबी एलिमिनेशन कर देंगे। देखते हैं क्या होता है आगे, किस तरीके से हमारी कंट्री जो है इसके ऊपर काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की लास्ट आर्टिकल है स्टडी फाइंड्स ऑफ हाइब्रिड ओरिजिन फॉर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। क्या बताया जा रहा है, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसकी ओरिजिन और स्प्रेड के बारे में बता रहा है, जिसमें हाफ ऑफ वर्ल्ड जो है इस भाषा को बोलते हैं वर्ल्ड में, वो अभी भी एक डिबेट का हिस्सा बना हुआ है। और रिसर्च ने कहीं ना कहीं एक नई फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है यहाँ पे इनकी क्रोनोलॉजी और डाइवर्जेंट के बारे में लैंग्वेज की, ठीक है। क्या बताया गया है, जो इंडो यूरोपियन फैमिलीज है जिसमें ओरिजिन हुआ है 83 बीपी के हिसाब से, तो इसमें सजेस्ट किया जा रहा है जो ये सबसे पहले अरोज हुए थे वो कॉकेशियस रीजन में, जो कि आपके
ग्रीक के नीचे जो एरिया है उस एरिया में पाया जाता है। ग्रीस वगैरह जो कंट्री है उसके निचली एरिया में, जो सदर्न एरिया में क्या है पाया जाता है। और फिर ये नॉर्थवर्ड की तरफ बढ़ी, इनके ब्रांच फैली और पूरी स्टेपी रीजन में क्या हुआ, फिर फैलना स्टार्ट हुआ। कब? यूरेशियन कंट्रीज में फैलने से पहले इतने एरिया में ये क्या हुआ, धीरे धीरे फैलता हुआ चला गया। उसके बाद वो पूरे आपके जो यूरेशियन कंट्रीज वगैरह है, यूरेशियन एरिया है, रीजन है, वहां पे ये फैलता हुआ चला गया। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।